हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आइए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विद्या चौहान जी हैं जो कि एमएलसी हैं, एनसीपी से हैं। आपका स्वागत है विद्या जी। गौरव जी आपका भी स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, महाराष्ट्र की सरकार के लिए आज एक बहुत दिलचस्प और बहुत अहम दिन है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया, उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जो आरोप पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर और डीजी रैंक के आईपीएस अफसर परमवीर सिंह ने लगाए थे कि उन्होंने 100 करोड़ की उगाही का टारगेट दिया था पुलिस अफसरों को, अदालत ने आज सीबीआई को उसकी जांच का जिम्मा सौंप दिया। अब यहां से आगे क्या? भाटिया साहब, आपकी पार्टी के तमाम लोग आज ये मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री नहीं, अब मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी ओर सरकार में शामिल लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी कड़ी है या कौन सा सबूत है जो इस मामले को मुख्यमंत्री से जोड़ती है? देखिए सौरभ जी, भारत के लोकतंत्र के लिए ये शर्मसार करने वाली बात है कि सरकारी संरक्षण मिलके पुलिस फोर्स को ये निर्देश दिया जाए कि महावसूली करे। तो ये महा अघाड़ी सरकार नहीं है, ये तो महावसूली सरकार है। और आज जो बंबई हाईकोर्ट ने कहा है, क्योंकि मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं कुछ मुख्य बिंदु रख दूं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मामला इतना गंभीर है कि इसकी निष्पक्ष जांच ईमानदारी से होनी चाहिए और एक और एजेंसी करे, इसीलिए सीबीआई को निर्देश दिए हैं। और साथ में यह भी कहा है कि सरकार की विश्वसनीयता इससे दागदार हुई है, विश्वसनीयता पे सवाल उठा दिए हैं। और यह क्यों गंभीर है मैं आपको बताऊं, क्योंकि बंबई हाईकोर्ट ने पूछा कि इसमें एफआईआर तक नहीं हुई, एक कंप्लेंट दी गई जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, गृह मंत्री का नाम आया और सबसे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के एक आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ की वसूली होगी, एक टारगेट दिया जाएगा। ये कोई और नहीं, प्रदेश का गृह मंत्री कह रहा था। और गजब की बात देखिए सौरभ जी, 15 दिन से किसी ने अगर पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे वरिष्ठ नेता खासकर देवेंद्र फडणवीस जी ने, और आज रविशंकर प्रसाद जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जी। आज जब इस्तीफा दिया अनिल देशमुख जी ने, तो उन्होंने कहा नैतिकता के आधार पर मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। तो क्या ये सवाल पूछना वाजिब नहीं होगा कि 15 दिन से ये नैतिकता कहां पे थी? ठंडे बस्ते में थी, रेफ्रिजरेटर में थी या कहीं और रखी हुई थी? आज नैतिकता के आधार पे। दूसरी बात, अगर नैतिकता 15 दिन बाद जाग ही गई है, तो खबर अभी आ रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, तो फिर क्या नैतिकता खत्म हो जाती है? सर्वोच्च न्यायालय जाके चुनौती भी देंगे फैसले को और नैतिकता भी जागेगी जी। तीसरी बड़ी बात, आपने कहा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी पहले शिवसेना से सोनिया सेना, फिर शव सेना, मुंह नहीं खुला उनका। आप संविधान को पढ़िए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट, और सबसे पहले मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है महाराष्ट्र की जनता के प्रति। ठीक है, एक बार तो कहते हैं कि जो हुआ गलत हुआ और इस पे सख्त कार्रवाई हो। गौरव जी, मैं आपकी बातों का जरा उत्तर ले लूं विद्या जी से। आपने 3 प्रमुख बातें कही हैं। नैतिकता इतनी देर से क्यों जगी, और अब अदालत जा रहे हैं तो मतलब नैतिकता क्या सिर्फ चंद घंटे के लिए जगी थी? और दूसरा, मुख्यमंत्री की नैतिकता क्या कर रही है? जवाब देंगी विद्या चौहान जी। देखिए, भाजपा को नैतिकता जैसा शब्द भाजपा के मुंह में शोभा नहीं देता। पहले तो महावसूली सरकार अगर हमें ये कहेंगे तो मैं इनको कहूंगी तो आपको तो देश बेचू सरकार कहना चाहिए, देश बेचू सरकार, और दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता। अभी बात रही कि 15 दिन पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 15 दिन के बाद जिसने मांग की थी वो भाजपा की सरकार थी, ये हाईकोर्ट ने नहीं किया था। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ फिर से कि जो बॉम्बे के सीपी थे परमवीर सिंह जी, तो उन्होंने 15 महीने तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा, और जब 16 तारीख को वो सीएम से मिलने गए तभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा।
तो जब ये सब लेटर बॉम्ब जिसे आप बोलते हो, वो लेटर बॉम्ब जो बनाया था वो भाजपा का बनाया हुआ था। अच्छा। जो ईमेल अकाउंट परमवीर सिंह का था उससे नहीं आया था। अच्छा। ना ही उनका सिग्नेचर था। तो उसके ऊपर 100 करोड़ का घोटाला अगर इन्होंने हमारे ऊपर कहा, वसूली कांड कहा, तो ये जो वसूली हुई ही नहीं तो उसके ऊपर इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं। अभी आज जब हाईकोर्ट ने ये बात की है तो यही हाईकोर्ट गए हफ्ते में क्या क्या बोला था, उन्होंने पीएम का भी नाम दिया था और गृह मंत्री का भी नाम लिया था कि उनके ऊपर अगर ऐसे आरोप होंगे तो क्या एफआईआर दर्ज नहीं होगा, ये भी बोला था। तो हाईकोर्ट बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो हाईकोर्ट का विद्या जी मैं बस दो तीन मैं आपसे एक दो छोटे छोटे सवाल करना चाहता हूं। तीसरी बात बोलिए। तीसरी बात, मुख्यमंत्री के बारे में ये बोलते हैं, बार बार बोलते हैं जी। इनको ये चाहिए कि मुख्यमंत्री क्यों जवाब देते हैं। भाई आप कुछ मनगढ़ंत कहानियां कहेंगे और उसका उनके पास इतना टाइम नहीं है कि ऐसे फालतू जवाब अच्छा, देते बैठे। मैम अब एक बात का उत्तर दे दीजिए आप, ये दर्शक भी जानना चाहते होंगे। अभी आपने कहा हाईकोर्ट बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करता है, इनके नेताओं के खिलाफ भी करी। हाईकोर्ट ने तो आज भी कोई फैसला तो दिया नहीं। हाईकोर्ट ने यह तो कह नहीं दिया कि अनिल देशमुख ने चोरी की थी या 100 करोड़ वसूले थे, उन्होंने केवल जांच का आदेश दिया। इससे पहले जांच तो आपकी सरकार ने खुद बैठा दी थी, जब एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का कमीशन बनाकर उसको जिम्मा दिया गया था, तब इस्तीफा नहीं दिया, आज क्यों दिया? इतना सा सवाल है। क्योंकि हाईकोर्ट ने आज ये कहा कि सीबीआई के अंडर इंक्वायरी होगी और 15 दिन के अंदर सीबीआई को इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और इसलिए ये हो गया कि भाई इनको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे अनिल देशमुख साहब को लगा और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। पहले तो भाजपा के लोग मांग कर रहे थे, अरे भाजपा के लोगों को इतना कौन महत्व देगा कि उनके कहने पे इस्तीफा देंगे। अच्छा, क्या आपको इस एम्बैरेसमेंट का डर था कि अगर अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे तो एक सिटिंग होम मिनिस्टर को सीबीआई पूछताछ के लिए बुला सकती है? मैम, क्या इस बात का डर था कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो एक सिटिंग होम मिनिस्टर, मौजूदा गृह मंत्री को सीबीआई बुलाएगी पूछताछ के लिए, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होती सरकार के लिए? कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई कर नहीं तो डर काहे का? भाई किया ही नहीं है 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, तो काहे को डरेंगे? देखिए, ये सिर्फ हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी लगाई है, इसलिए 15 दिन के अंदर अगर होता है तो ओके मैडम। गौरव भाटिया जवाब देना चाहते हैं आपकी बातों का, बोलिए गौरव जी। करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक। देखिए, सबसे पहले तो आपने सौरभ जी सवाल तो सही पूछा, लेकिन गलत पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लिया। आपने कहा शर्मिंदगी होती अगर अनिल देशमुख को बुलाया जाता, और उत्तर सच आ गया। उन्होंने कहा किस बात की शर्मिंदगी होती? अरे वसूली करते हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं, जनता की लूट खसोट करते हैं, शर्मिंदगी तो उसको होगी जिसकी इज्जत हो। इन लोगों की इज्जत तो बची नहीं है। आज का फैसला पूरा का पूरा मेरे सामने है, मैंने पढ़ा है, शायद विद्या जी ने नहीं पढ़ा है। इसमें केवल और केवल अगर बात करी है तो जो सरकारी तंत्र से वसूली चल रही है, उगाही चल रही है। सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। बोलिए। विद्या जी सम्मानित महिला है, मैं नहीं चाहता कि बीच में उन्हें टोकना पड़े, प्लीज। तो इस फैसले में बिल्कुल स्पष्ट एक बात लिखी है, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि उगाही चल रही थी, कुछ गलत गैरकानूनी हो रहा था। इस वक्त जांच के लिए सीबीआई सही बॉडी है, और इसकी जांच महाराष्ट्र की सरकार के तत्वाधान में या पुलिस द्वारा नहीं हो सकती है। और अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। ये पैरा इनका जो है 80 में पढ़ लीजिएगा विद्या जी, क्योंकि आपने कहा, एक लाइन पढ़ दूं, उन्होंने कहा इट इज हेंस सर्टेनली एन इशू ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टेट मशीनरी। स्टेट की विश्वसनीयता का सवाल है। दूसरी बात, ये वो पार्टी है सौरभ जी, याद करिए, शरद पवार जी सम्मानित नेता हैं, उनसे झूठ बुलवा दिया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे अनिल देशमुख को कोविड है, और उनका वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मतलब उनको भी नहीं छोड़ा। ये चोर चोर मुसेरे भाई सारे के सारे। अच्छा, इनके लेकिन उस आरोप का जवाब तो दीजिए आप। लुटेरे अनेक। ये सारा प्रकरण शुरू हुआ परमवीर सिंह की चिट्ठी से और उस आरोप से। अब इनका एनसीपी के नेता के तौर पर इनका आरोप यह है कि वो चिट्ठी और परमवीर सिंह के द्वारा लगाए गए सारे आरोप भाजपा प्रायोजित हैं।
अच्छा, चलिए। तो सौरभ जी मुझे एक बात बताइए, अगर भाजपा प्रायोजित हैं तो ये परमवीर सिंह के पहले तो बड़े गुणगान करते थे, उनका आज तक सस्पेंशन नहीं हुआ, उनको आज भी बहाल रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट के सामने तो सारे तथ्य रखे होंगे ना, सरकार का महाधिवक्ता खड़ा हुआ होगा, तो उन्होंने ये बात बोल देनी होती, तो सारे जो चार्जेस थे वो खारिज करके सीबीआई जांच नहीं होती। ऐसा नहीं हुआ, तो जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने कहा इन्होंने एक प्रशासनिक जांच रिटायर्ड जज के हवाले से कराई थी, वो प्रशासनिक जांच थी कि सारा मामला रफा दफा हो जाए, तब इस्तीफा भी नहीं दिया था। लेकिन आज जो अब जांच आदेश हुए हैं ये हाईकोर्ट द्वारा हुए हैं, और दूध का दूध पानी का पानी, सत्य बाहर आएगा। और आएगा तो ये जो तिपहिया की सरकार है ना, टेढ़ी मेढ़ी, एक पहिया ट्रैक्टर का, एक साइकिल का, एक कार का, ये चलने वाली नहीं है, ये लड़खड़ा रही है। अच्छा, और इसी डर से ये लोग सब एक चीज तो, लेकिन विद्या जी एक चीज तो महसूस कर रहे हैं जो भी इस प्रकरण को देख रहे हैं कि विभाग के तौर पर मुख्यमंत्री के बाद गृह विभाग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी राज्य में। वो आपकी पार्टी के नेता के तौर पर, क्योंकि आपके कोटे का मंत्रालय था, वो संभाल रहे थे अनिल देशमुख। मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, उनका गृह मंत्री इस्तीफा दे रहा है, उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है मुख्यमंत्री की, एक बार आकर के कम से कम राज्य की जनता को विश्वास दिलाएं कि सच का सच सामने आकर रहेगा? देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि भाजपा के लोग आरोप करते हैं, करते रहेंगे। आप मीडिया का काम है, आप आरोप करते हैं, करते रहेंगे। भाई सीएम है महाराष्ट्र के, 11 करोड़ जनता के सीएम है वो, उनको महाराष्ट्र में जिस तरह से कोविड फैल गया है, जिस तरह से लोग मर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के ऊपर इलाज हो रहा है, उसका इम्पोर्टेंस देंगे आप या आपको इम्पोर्टेंस देंगे? देखिए, यहाँ पर आपको एक बात समझनी चाहिए, गए 2 दिन में 2 बार सीएम ने लोगों से बात की है कि किस तरह से कोविड में लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से लॉकडाउन भी नहीं होगा लेकिन कड़क निर्बंध किस तरह से लगे जाएंगे, इसके बारे में जो जरूरी है इसके बारे में सीएम जरूर बात करते हैं। लेकिन ये मैटर जो है, ये 100 करोड़ का मैटर, भाजपा ने लगाया हुआ मैटर। 100 करोड़ का छोड़ दीजिए, कोर्ट का सवाल, राज्य का गृह मंत्री इस्तीफा दे रहा है, क्या ये बड़ा मैटर है मैम या नहीं? क्योंकि मैं कह रहा हूं गृह मंत्री इस्तीफा दे रहा है, बड़ा मैटर है या नहीं? देखिए, जो 100 करोड़ ये हाईकोर्ट ने कहा इसीलिए इस्तीफा हुआ है। जो 100 करोड़ की मनगढ़ंत कहानी जो भाजपा ने बनाई है और जिसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी लगी है, तो मैं इसके ऊपर आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि बार बार मुंबई पुलिस के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना कि जो झूठे तरह से सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने लगाए हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो इंक्वायरी लगेगी इसके बाद तो ये सब जग जाहिर हो जाएगा। लेकिन बार बार आप लोग ये कहेंगे कि सीएम इसके ऊपर क्यों जवाब नहीं दे रहे, तो जब समय आएगा तो सीएम साहब बात करेंगे। क्या मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए इस प्रकरण पर, गौरव भाटिया जी? सौरभ जी, देखिए, मुख्यमंत्री की चुप्पी बहुत कुछ कह देती है, बहुत से प्रश्न उठाती है, और ये बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि ये सब मिली भगत है। मैंने जैसा कहा ना, तिजोरी एक लुटेरे अनेक, और इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है। और जांच का विषय है कि ये 100 करोड़ की वसूली हर जगह जा रही थी, चाहे वो शिवसेना की तिजोरी हो, कांग्रेस भ्रष्टाचारी की तिजोरी हो, चाहे वो एनसीपी की तिजोरी हो। और आप मुझे बताइए, वाजे का प्रकरण आया सामने, रश्मि शुक्ला जी की चिट्ठी आई, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स दी, उस पर जांच नहीं बैठाई गई। मनसुख हिरेन की हत्या हो जाती है संदिग्ध तरीके से, और परमवीर जी की चिट्ठी। ये क्या दिखाता है कि ये घोटालेबाजों की सरकार कानून को ताक में करके कोविड की बात कर रही थी। जिस जनता को कोविड से बचाना था, वो जनता जाती है उद्धव ठाकरे के पास कहने कि हमें कोविड से बचाओ। उद्धव ठाकरे जी कहते हैं तुम अपने आप को बचाओ, मैं तो सरकार बचा रहा हूं। कोविड की हालत कर रही है। ये वो गृह मंत्री है अनिल देशमुख, 10% जनसंख्या में 50% कोविड के केसेस महाराष्ट्र में है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप बताइए, जो रुपया महाराष्ट्र की जनता के हित में कार्य कर सकता था,
उसको वसूली बना के अपनी तिजोरियां भर रहे थे। इसीलिए अगर नैतिकता बाकी है तो उद्धव ठाकरे जी को सामने आना चाहिए, बयान देना चाहिए और महाराष्ट्र की जनता से जो देरी हुई है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए उनकी नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार, ये वसूली कैसे हो गई। विद्या जी देखिए, भाजपा ये कहती है बार बार कि पहले मुख्यमंत्री ने बचाव किया सचिन वाजे का, उन्होंने कहा कि वो कि ओसामा बिन लादेन तो है नहीं, उसके बाद उसको पद से भी हटाना पड़ा और फिर वो गिरफ्तार भी हो गया। ऐसे ही जब अनिल देशमुख पर आरोप लगे तो आपकी पार्टी के मुखिया शरद पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका सार्वजनिक तौर पर बचाव किया, कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। आज उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आप जो गलत है उसको शुरुआत में मानकर डैमेज कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि पवार साहब ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसके ऊपर भाजपा ने इल्ज़ाम लगाया कि अनिल देशमुख जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उनको डिस्चार्ज मिलने के बाद जब प्रेस उनको हॉस्पिटल के गेट के बाहर मिले थे तभी उन्होंने प्रेस से उधर कुर्सी लेके बैठ के बातचीत की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल नहीं थी। लेकिन भाजपा जो झूठी है, जो बार बार ये कहती है कि तिजोरी एक लुटेरे अनेक, ये गौरव जी का वाक्य मैं दोहराना चाहती हूँ। देश की तिजोरी एक और लुटेरे खाली 2 है। 2 कौन 2 है लुटेरे, आपको मालूम है? बताना नहीं चाहिए। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इस देश की लूट करने वाले आपकी सरकार है और उसके और ये है मोदी और शाह। मोदी और शाह है, इसका मैं नाम लेके बोलती हूँ। शाह देश की तिजोरी की, मैं देश की तिजोरी की बात कर रही हूँ। देश कौन लूट रहा है? LIC किसने बेच दी और BSNL किसने बेचा और बैंक का किसने बेचा? ये आपके जो आप है ना, मोदी जी से पूछिए ना भाई। ये जो अंबानी और अदानी की सरकार बोली जाती है, जो किसानों को नहीं देखती है, ना ही किसी को बचती है। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह घटिया लोग हैं आप, कि आप कुछ बकेंगे और हम लोग सहेंगे। अच्छा, अभी एक सेकंड मैं राजनीतिक, आप लोगों का राजनीतिक विरोध है, आप लोगों का राजनीतिक विरोध है। आप एक दूसरों की नीतियों की काट कर सकते हैं। अगर कोई आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने गलत फैक्ट रखा है, आप उसकी काट करें। क्यों बोल रहे हैं आप? बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, मैं एंकर हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मुझे बोलने को कहा है आपने। एक मिनट मैं आपकी बात सुनी मैम। राहुल जी का, सोनिया जी का, शरद पवार का नाम नहीं ले सकते। आपने भी पलट के नाम ले लिए ना मैम, आपने भी ले लिए नाम, उन्होंने भी ले लिया। बात सवाल नाम का नहीं है, सवाल नाम का नहीं है, सवाल है काम का। सवाल इस बात का है। एक मिनट मैम प्लीज, ये आरोप देखिए, हम उस आरोप की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा देश की एक अदालत में हो रही है, बड़ी अदालत में हो रही है, और उस पर एक बड़े मंत्री का इस्तीफा हुआ है। तो आज हम एक फैक्चुअल बात कर रहे हैं। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आप लगा सकते हैं, स्वतंत्र में मना नहीं करता, लेकिन उस समय इस बहस में कई नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि बहुत सारे नाम लिए गए, को आपे में रहने को बोलिए, गौरव जी को आपे में रहने को बोलिए, ये चर्चा है। आप दोनों सीनियर लोग हैं, मैं केवल इतना कहूंगा, आप लोग अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, बहुत समय है और आप 2 ही लोग हैं और कोई नहीं है। एक मिनट मैम, लेकिन अभी आपने कहा इनके नेताओं का नाम का उदाहरण लेकर के, इनके देश के कुछ उद्योगपतियों का नाम लेकर के आपने कहा। बीच में खबर आई थी शरद पवार साहब ने अमित शाह जी से मुलाकात करी। आज आपने कहा वो देश लूटने वाले हैं। उस मुलाकात पर कोई बिल्कुल चुप है आपकी पार्टी। गृह मंत्री से वो सवाल पूछा गया, उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा हर बात सार्वजनिक नहीं की जाती, मतलब मुलाकात तो हुई है। बहुत लोग बोल रहे हैं, अभी आप यहां बैठकर उनको कोस रही हैं, आपकी पार्टी के मुखिया उनसे मुलाकात करते हैं टाइम लेकर के। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एनसीपी ने ये खुलासा किया है कि ऐसी कोई भेंट हुई नहीं। अगर आप कहते हैं कि ऐसी भेंट हुई है तो देश के गृह मंत्री को मिलना कोई ये नहीं कि भाई मिले ही नहीं सकते। अगर मिले भी होंगे, अगर आपके कहने से ये अगर सही कहा मिले होंगे तो ये मिले होंगे, उसमें क्या है। लेकिन एनसीपी ने ये खुलासा किया है कि ऐसी कोई भेंट हुई नहीं। तो इसके बारे में बार बार मीडिया में वही पूछना और ये करना मुझे ये सही नहीं लगता।
नहीं, क्योंकि चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि फिलहाल मंत्री का आपका इस्तीफा हुआ, वो आपकी पार्टी के हैं, लेकिन अगर ये सरकार गिरेगी तो शायद आपकी और इनकी पार्टी की सरकार बनेगी। अभी आप जो दो लोग बहस कर रहे हैं, गौरव भाटिया जी, ये बहुत चर्चा गर्म है इस वक्त। सौरभ जी, हमें एक बात समझनी होगी, ये जो मसला है ना, ये सरकार गिराने और बनाने से बहुत बड़ा है। शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे प्रदेश के गृह मंत्री वर्दी से कहते हैं कि जाओ 100 करोड़ का टारगेट देते हैं और वसूल करके लाओ, आम जनता को प्रताड़ित करो। और बेशर्मी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ये हमारे वरिष्ठ नेताओं पे आरोप लगा रही हैं। देश के पास ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री है जो जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना ना सौरभ जी, 21 लाख रुपए निजी थे, वो दे के आ गया जो सरकारी कर्मचारी थे कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ। और ये लोग क्या करते हैं, आम जनता का रुपया लेके अपने महल और फार्म हाउस बनाते हैं। आप बताइए, आज क्या ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणियों को छोड़ के हाईकोर्ट ने किसको लताड़ा है, आईना किसको दिखाया है? अगर अपने चेहरे में बदसूरती दिखाई दी, घिनौना दिखाई दिया, भ्रष्टाचारी आप कहलाए, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। हाँ, हमने विपक्ष की भूमिका निभाई और पुरजोर तरीके से यह मुद्दा उठाया। दूसरी बात, इस्तीफा किसने दिया? गृह मंत्री अनिल देशमुख, उन्होंने इस्तीफा दिया ना, तो भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल पूछ रहे। कम से कम आज हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए, कह दीजिए कि गलती हुई है। और क्यों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी तक बोले नहीं है? ये कह रहे 10 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला महाराष्ट्र, हर बात पे कहते हैं मोदी जी क्यों नहीं बोले? 130 करोड़ की आबादी वाले देश को जो चला रहे हैं उनसे तो उम्मीद करते हैं हर बात पे बोले, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं बोले। जब भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टया सिद्ध हुआ आज, उसके बावजूद कहते नहीं वो अभी व्यस्त है। अरे इतना व्यस्त क्या है, ये तो बता दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं, इन लोगों की शर्म भी मर गई है। ये केवल यहां आए हैं चर्चा के लिए, चर्चा करने। इनको कोई भी ग्लानि नहीं है, इनको कोई दुख नहीं है जिस तरह से इन्होंने लूट खसोट मचाई है। विद्या जी, देखो, आप ये शर्म नहीं है वगैरह ये शब्द है ना, अगर ये बेशरम लोग हैं इसलिए पूछते हैं ये, तो मैं तो इनको पहली बार याद दिलाना चाहती हूँ कि ये 100 करोड़ का मामला शुरू कहाँ से हुआ। अर्नब गोस्वामी को जैसे ही अरेस्ट हुआ और अर्नब गोस्वामी 8 दिन अंदर रहने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट से जामीन मिला, हाई कोर्ट से नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट से मिला था। और उसके बाद अर्नब गोस्वामी मुंबई में नहीं बैठा, सीधा दिल्ली चला गया और उसने सबको बोला कि अगर आप लोग मुझे मदद नहीं करेंगे तो मैं भी आपको देख लूंगा। ये अंदर की बात है, आपको मालूम है, लेकिन आप नहीं दिखाएंगे। और उसके बाद ये सब शुरू हो गया है। और ये 100 करोड़ का ये जो उन्होंने ये कांड रचा है, ये भाजपा ने रचा है और जो कुछ साबित होगा उसके लिए। लेकिन इस तरह से आप अगर हमको ये करते रहेंगे, हमको ब्लेम करते रहेंगे, आपके मुंह से सच्चाई आ गई कि आपने ये कहा कि ये सरकार नहीं टिकेगी, गिरेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सरकार को कोई धोखा नहीं है जी। कांग्रेस, शिवसेना और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस अच्छी तरह से सरकार चला रही है। महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता एकदम खुश है, हमारे ऊपर उनका पूरा भरोसा है। लेकिन जैसा गोवा में हुआ, जैसा कर्नाटक में हुआ, जैसा एमपी में हुआ, ऐसा ये खरीदना चाहते हैं, ये पैसे देके खरीदना चाहते हैं, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। इसलिए ये दुखी है और रोज कुछ ना कुछ नाटक ये लोग का चल रहा है। कुछ भी जोड़ तोड़ करके, तोड़फोड़ करके आपको सरकार गिरानी है बस इनकी, वो ये कहना चाहती हैं गौरव जी। देखिए, तर्क भी ऐसा होना चाहिए कि जब तथ्यों के आधार पे उसको देखा जाए तो वो उचित लगे। इन्होंने एंकर का नाम लिया, क्योंकि दूसरा चैनल है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन सौरभ जी, आप मुझे बताइए, रश्मि शुक्ला की चिट्ठी 25 अगस्त 2020 की, उसने कहा पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए वसूली हो रही है। अगस्त में तो ऐसा कोई प्रकरण भी नहीं था जिस एंकर का नाम लिया। अच्छा, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब कार्रवाई करी है, तो 4 महीने पहले उस एंकर को बेल मिली, तो 4 महीने बाद ये क्यों हुआ?
अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया, ये कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे रोक लेते, अनिल देशमुख क्या कर रहे थे? और परमवीर सिंह की चिट्ठी, जिनकी वाहवाही आप कर रही थी, अभी तक सस्पेंशन नहीं किया। विद्या जी, आप जाइएगा वापस, मिलिएगा शरद पवार जी से, अगर मुलाकात हो जाए, क्यों नहीं उनको सस्पेंड किया? कर दीजिए निलंबित। अगर वो सच्चे अधिकारी नहीं है तो सस्पेंशन तो होना चाहिए ना, नहीं किया आपने। मैंने बताया आपको किस तरह से हत्या हो गई मनसुख हिरेन की, किस तरह से जेलेटिन स्टिक्स रखी गई एंटीलिया के बाहर। इसके लिए भी आप हमारी पार्टी को दोषी मानती हैं? इसमें एक बात क्या तो आप नहीं देख रही कानून व्यवस्था ठप है और आपकी सरकार मस्त है, किसी को कोई चिंता नहीं? विद्यार्थी सवाल ये सवाल है जो जनता पूछ रही है। ये परमवीर सिंह जो कि मुंबई के कमिश्नर रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये एक दिन बहुत सच्चे और ईमानदार हैं और दूसरे दिन ये बेईमान हो जाते हैं और झूठे हो जाते हैं? बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस जब मुंबई में चले तो यही वो मुंबई के सीपी थे, उस वक्त ये बहुत आपको बड़े पसंद थे। अब उन्होंने आपके ऊपर जब इल्जाम लगा दिए तो वो अचानक झूठे हो गए, ऐसा क्यों है? जी देखिए, 15 महीने तक परमवीर सिंह जी मुंबई के सीपी थे, तभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। 16 तारीख को जो वो सीएम से मिलने गए थे, तभी भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। और जब उनको पता चला कि उनको ये पद से हटाकर उनको साइड लाइन में डाल दिया है, तब उन्होंने ये कहा कि भाई अभी ये कुछ होना चाहिए। और भाजपा ने ये मनगढ़ंत कहानी करके उनको ये लेटर दिया, और ये लेटर उनके ईमेल आईडी से नहीं आया था, ना ही उनका सिग्नेचर था। तो अभी बार बार हम लोगों को झूठा करने वाले ये झूठे लोग हैं। पूरी देश इनको जान चुकी है कि ये क्या क्या करते हैं। किसानों का बात जो नहीं सुनते हैं, वहाँ किसान दिल्ली में नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े किले लगाए, उनको रोका, लेकिन अभी इनको कोई नहीं रोक सकता। परसों आसाम में इनके भाजपा के कैंडिडेट इसमें ईवीएम मशीन मिले। तो ये ईवीएम की सरकार है, लोगों ने चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए बार बार झूठ बोलती रहती है और ये झूठे इल्जाम लगाती है। इनका ये प्रयास है कि महाराष्ट्र की और जी, अब ईवीएम की बात आप ले आएंगे। ईवीएम तो जब महाराष्ट्र में चुनाव में जब ईवीएम इस्तेमाल हुई थी, इनको भी उसी ईवीएम से वोट मिले थे और आपको भी उसी ईवीएम से वोट मिले थे। आज उसी ईवीएम के वोट की बदौलत तो सरकार में है ना आप लोग। हाँ, तो अभी देखिए, पूरे देश में ईवीएम नहीं होना चाहिए, बैलेट पे चुनाव होना चाहिए। क्या इनकी तैयारी है? क्या कभी नहीं तैयार होंगे ये, क्योंकि उनको मालूम है कि ये घोटालाबाज उधर ईवीएम में करते हैं, इसीलिए वो कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। और अमित शाह इसमें माहिर है एकदम। चलिए ठीक है, ये विषय से अलग हो जाएगा। परमवीर सिंह की हम बात कर रहे थे। इनका कहना है कि हमने उनको जब दूसरे विभाग में पोस्टिंग उनकी कहीं और कर दी तो नाराजगी में उन्होंने ये चिट्ठी लिख दी और आपकी शहर पर लिख दी। देखिए, सत्य एक ही है, ये तीनों ऐसी जोड़ी बनाते हैं जिस जोड़ी का ना सर है ना पैर है, और इनसे सरकार चलती नहीं है, केवल वसूली करने आए हैं, अपनी तिजोरी भरने आए हैं। और जब आप कड़े सवाल पूछते हैं तो इधर उधर भागने लगते हैं। अभी कह रही थी ईमेल आईडी में हस्ताक्षर नहीं है। अरे उसकी फिजिकल कॉपी देखी है आपने, उसमें हस्ताक्षर भी है मैडम। ईमेल में डिजिटल सिग्नेचर होता है, जरूरी नहीं हो। और ईमेल की बात करिए, अपने ही लीडर का बयान शरद पवार जी का देखिए। अभी प्लीज सौरभ जी बीच में ना बोले, विद्या जी बहुत ही अच्छी महिला है, सभ्य है, प्लीज अपनी अपनी बारी में। आपको तो पूरा समय दे रहे हैं सौरभ जी, प्लीज। देखिए, इन्होंने ईवीएम की बात करी, मैं केवल एक लाइन में बता दूं, आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन ईवीएम से ये जीते हैं। अगर विश्वास नहीं है, इस्तीफा दे दीजिए। और शरद पवार जी का कहना है ईवीएम ठीक है, पेपर बैलेट ठीक नहीं है, ये शायद आपको नहीं पता। और सौरभ जी, फिर मैं कहूंगा 15 दिन की बात है, 15 दिन में जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट जो आदेश कहता है हाईकोर्ट के समक्ष रखी जाएगी, सारा सत्य सामने आएगा। और ये केवल शुरुआत है इनके घोटालों के सामने आने की। इससे बड़े बड़े घोटाले इन घोटालेबाजों ने किए हैं, चाहे वो शव सेना हो, चाहे ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी हो, और चाहे वो एनसीपी हो, जिनकी विद्या जी यहाँ पे। अच्छा, मैं आपसे आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं आपसे कानूनी पहलू समझना चाहता हूं। अब जब सीबीआई जांच करेगी तो सीबीआई किस किस से पूछताछ कर सकती है? वो परमवीर सिंह से पूछताछ करेंगी क्योंकि आरोप उन्होंने लगाए हैं,
वो अनिल देशमुख से पूछताछ करेगी या किसी और से भी? देखिए, दो पहलू हैं सौरभ जी, जो दर्शकों को जानने के लिए बहुत अति आवश्यक है। जब आदेश सीबीआई जांच का कोई देता है, वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है, और उसके बाद प्रथम दृष्टया ये सीबीआई मैनुअल कहती है अगर केस बने तो एफआईआर रजिस्टर हो, वरना पीई होती है और खत्म हो जाती है। लेकिन इस केस में क्योंकि मामला इतना गंभीर है, 15 दिन बाद एक रिपोर्ट देनी है, और वो रिपोर्ट जो आएगी वो कोर्ट में आएगी। कोर्ट खुद संज्ञान लेके देखना चाहता है कि 15 दिन में क्या जांच हुई। और आपने पूछा किस किस को बुला सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को समन किया जा सकता है, उसका बयान दर्ज किया जा सकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि जब सबका बयान लिया जाएगा, जब तथ्य सामने आएंगे, साक्ष्य सामने आएंगे, तो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है किस तरह से ये सरकारी वसूली रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा था। विद्या जी, अब सीबीआई की जांच होगी और इनका कहना है कि सीबीआई के दायरे से कोई बाहर नहीं है, चाहे वो कितने बड़े पद पे बैठा हो। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो रही है, उसकी जांच हो, लेकिन हमने कोई भ्रष्टाचार किया नहीं, ना ही हमारे दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां की सरकार, ये भले हमें मुंह नहीं है, हमें शक्ल नहीं है, हमें पैर नहीं, कुछ भी बोले, लेकिन महाराष्ट्र की जनता महाआघाड़ी के सरकार के ऊपर बहुत खुश है। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तो 18 मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। कृषि पंप घोटाला, 33 करोड़ के वृक्ष लागवड़, फिर चिक्की घोटाला, और कितने घोटाले मैं बताऊं। लेकिन सिर्फ अभी मत बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सिर्फ एकनाथ खड़से जी को देवेंद्र फडणवीस जी ने हटाया। क्यों हटाया? तो उनको लगा कि उनका अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अपने बीच में कोई कांटा न हो, इसलिए एकनाथ जी खड़से को हटाया गया, बाकी किसी को नहीं। बाकी जो कंपटीशन में थी उनको तो भाजपा ने टिकट भी देने नहीं दिया, और इतने भ्रष्टाचार होने के बावजूद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने आज तक किसी वो हमारे पार्टी में ही आए हैं, किस पार्टी में है? आपने कहा वो भ्रष्टाचारी है, मैं पूछ रहा हूं आपसे। जी, ये बता ही नहीं रही, बताइए। मैंने इनसे ये सवाल, उन्होंने बता दिया कि उन्हीं की पार्टी में, उन्होंने बता दिया, बताया कि 18 अरे हटाया गया भ्रष्टाचार के आरोप में, सुनने की कोशिश एनसीपी ने कह दिया कि आ जाओ, सुनने की कोशिश करो। मेरा कोशिश करो। 18 मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। सबसे बड़ा चिक्की घोटाला था और कृषि पंप का घोटाला था। मुनगंटीवार ने 33 करोड़ वृक्ष लगाए थे। ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा, वो ये कहना चाह रही है दरअसल कि एक मंत्री का इस्तीफा हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में भी आरोप लगते थे, मंत्री का इस्तीफा तब भी हुआ था। आज एक मंत्री इनका चला गया, कोई बात नहीं, सरकार चलती रहेगी। इनको जानकारी अधूरी है, एकनाथ खड़से जी में थी, इसीलिए उनको निकाल दिया था। ये गौरव, आपको जवाब दे रहे हैं मैम, चाहती हूँ अब आपको जवाब दे रहे हैं, बोलिए गौरव जी। 2017 में इसी तरह का एक मामला आया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रुपए मांगे जा रहे हैं। सौरभ जी, बड़ी जिम्मेदारी से दर्शकों को बता रहा हूं, एफआईआर हुई, 7 लोग अरेस्ट हुए, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे। दूसरी बात, एकनाथ खड़से की करी, किस पार्टी में है, मतलब उन पे आरोप लगा के खुद ये मान रही है कि उनको जगह दी एनसीपी ने कि हमारी पार्टी में आओ भ्रष्टाचार करो। तीसरी बात, शिवसेना तो हमारे साथ सरकार में थी। अगर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ था, जो मैं खंडन कर रहा हूं कि कार्रवाई हुई थी, तो उस शिवसेना के साथ तो आज आप है, तो आपने क्यों उनके साथ जो है गठबंधन बनाया? मतलब आपको पसंद है भ्रष्टाचारी, और आप कहते हैं अगर बड़े भ्रष्टाचारी हो तो शरद पवार जी की छत्र छाया में आओ और यहां लूटो खसोटो, हमारी तिजोरी भरो, बाहर रह के भ्रष्टाचार मत करो। ये कह रही है आप। नाम लिया मैंने, चिक्की घोटाले का नाम लिया,
मैंने कृषि घोटाले का नाम लिया। अरे आपने तो बहुत नाम लिए, मैंने बता दिए विद्या जी, कोई बात नहीं, 15 दिन और है, 15 दिन बाद देखिए समय खत्म हो गया, क्या होगा। मेरे ख्याल से जो 15 दिन है, ये 15 दिन महाअघाड़ी सरकार पर बहुत भारी हैं। इसके बाद सीबीआई अगर एफआईआर करती है और जांच आगे बढ़ाती है तो वो इस सरकार के लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। इंतजार करना चाहिए अगले 15 दिन का। मैम समय नहीं है, माफी चाहता हूं, को बीच में रोक रहा हूं। विद्या जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप पहली बार प्रोग्राम में आई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। गौरव भाटिया आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।